कविता शुरू करने से पहले कविता का संदर्भ समझते हैं, यानी कविता किस विषय में है, कवि क्या कहना चाहते हैं। उत्साह निराला जी द्वारा रचित एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। आह्वान का अर्थ होता है बच्चों पुकारना, बुलाना। बादल उनका प्रिय विषय है। इस कविता में कवि ने बादल को पुकारा है। बादल एक ओर तो प्यासे पीड़ित मानस जन की आकांक्षा, उसकी इच्छा को पूरा करने वाला होता है, तो दूसरी ओर वह नई चेतना, नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति को भी संभव करने वाला होता है। कविता में ललित कल्पना यानी कि सुंदर कल्पना व क्रांति चेतना दोनों हैं। निराला इसे नवजीवन तथा नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। उनका मानना था कि कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से बिजली जैसी चमक और कड़क भरकर संघर्ष का स्वर मुखरित कर सकता है। यानी इस कविता में कवि ने यह दर्शाया है कि जिस तरह से बादल जनमानस को शांत कर सकता है, उसके प्यासे मन को शांत कर सकता है, उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा ऐसी रचना कर सकता है जिससे मानस जन को शांति महसूस हो, समाज सही दिशा प्राप्त करे। अब कविता का भावार्थ समझते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। कवि कहते हैं, कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए, बादल को पुकारते हुए कहते हैं, हे बादल, तुम अत्यधिक सघन होकर आकाश को चारों ओर से, गगन यानी आकाश को चारों ओर से घेर लो, अर्थात तुम चारों ओर से उमड़ घुमड़ कर गगन में, आसमान में चारों ओर सब दिशाओं में छा जाओ। धाराधर ओ माने पानी की धारा को बरसाने वाले, यानी कि बादल। धाराधर का अर्थ है बादल, है ना। तुम ऐसा करो और तुम इसके साथ ही भयानक गर्जना करो। बादल गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित माने सुंदर मनोहारी, काले घुंघराले बालों वाले। बाल कल्पना कैसे पाले, मतलब बाल कल्पना यानी कि बच्चों की कल्पना, है ना। कवि कहता है कि तुम अत्यंत सुंदर मनोहर हो और तुम बाल कल्पना, जिस तरह से बच्चों की कल्पनाएं क्या होती हैं, बच्चों कल्पनाएं बदलती रहती हैं बच्चों की, छोटे बच्चों की कल्पना कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ कल्पना करते हैं। तो कवि कहता है इसी तरह तुम बाल कल्पनाओं को अपने मन में धारण किए हुए हो, क्योंकि बादलों का रूप भी बच्चों देखें तो बदलता रहता है, वह स्थिर नहीं रहता, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चों जैसी कल्पनाओं को धारण किए हुए हो और तुम बच्चों के समान पले हुए हो, बच्चों की कल्पना के समान पले हुए हो। यानी कि बादल भी अपना रूप क्षण क्षण बदलते रहते हैं आसमान में, है ना। और काले घुंघराले, यानी कि जब बादल छाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे होते हैं ना, उसी तरह से वे नजर आते हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तुम हृदय में बिजली की चमक और कड़क को धारण किए वो, विद्युत छवि माने बिजली की छवि माने आभा यानी चमक, या है ना, उसे हम कहते हैं चमक, आभा और द्युति भी कहते हैं। और उर का अर्थ होता है हृदय। तुम हृदय में बिजली की चमक और कड़क को धारण किए हुए हो, तुम नया जीवन प्रदान करने वाले हो, क्योंकि जब बादल बरसते हैं तो उससे क्या होता है बच्चों, अंकुर फूटते हैं, है ना, नई फसल उपजती है, लोगों को नया जीवन मिलता है। इसलिए उन्होंने कहा तुम्हारे भीतर वज्र के समान कठोर शक्ति है। कवि, अब इस कविता में आप देखें बच्चों, वज्र छिपा का अर्थ है तुम्हारे भीतर वज्र के समान कठोर शक्ति छिपी हुई है। नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो,
इसके माध्यम से कवि ने क्या कहा है, देखिए समझेंगे बच्चों। कवि बादलों के माध्यम से नवजीवन का काव्य रचने वाले, नूतन कविता का अर्थ यही है बच्चों, कवियों को कहता है, उन कवियों को कहता है जो नूतन कविता, जो नया जीवन रचने वाले कवि हैं, उनको संबोधित करता है कि तुम अपने भीतर बिजली के समान आभा तथा वज्र के समान शक्ति को धारण करके अपने काव्य में ऐसी शक्ति भरो, अपने काव्य से समाज को क्रांति चेतना से भर दो, अर्थात समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दो। क्योंकि जिस तरह से बादल में यह शक्ति होती है कि वह दूसरों बरस पानी बरसाकर फसल उपजाकर दूसरों को नया जीवन प्रदान करता है, उसी तरह कविता में, यानी कि जो कवि होते हैं जो नया जीवन की रचना करते हैं, जो नूतन कविता करते हैं, आधुनिक कवि, उनमें इतनी शक्ति है, उनकी रचनाओं में इतनी शक्ति है कि वे अपनी रचनाओं की शक्ति के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, लोगों को आशाओं से भर सकते हैं। इसलिए कवि कहता है कि हे बादल, तुम चारों ओर से घिर आओ और जोर से बरसो, गरज करके बरसो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कवि कहता है विकल विकल माने व्याकुल, और उन्मन का अर्थ है अनमने, जिनका मन स्थिर ना हो, मन एक जगह टिकता ना हो। विश्व के निदाघ, निदाघ का अर्थ है गर्मी। सकल जन माने सारे जन, सभी प्राणी, सभी जनमानस, यानी कि सभी व्यक्ति, सभी प्राणी। कवि कहता है कि तपती गर्मी से, विश्व का अर्थ बच्चों समस्त संसार से है और निदाघ का अर्थ है गर्मी, मैं पहले भी बता चुकी हूं। कवि कहता है कि तपती गर्मी से समस्त विश्व के सभी मनुष्य अत्यंत व्याकुल थे। उन्मन थे उन्मन, विकल विकल, विकल माने व्याकुल, उन्मन थे अनमने हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनके मन टिकते नहीं थे एक जगह पर। अतः हे बादल, तुम अज्ञात दिशाओं से आकर, अनंत के घन, हे आकाश के बादल, तुम अनंत दिशाओं से आकर, तुम अज्ञात दिशाओं से आकर। बच्चों अनंत कहते हैं हम आकाश को, क्योंकि उसका कोई और छोर नहीं है, इसलिए उसे अनंत कहा जाता है। अज्ञात दिशा, क्योंकि जब बादल आकाश में छाते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सी दिशा से आ रहे हैं, कौन सी दिशा से कौन सा बादल आया है, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए कवि ने कहा कि तुम अज्ञात दिशाओं से आकर इस अंतहीन आकाश में छा जाओ और गरज गरज कर बरसो। तप्त धरा अर्थात तपती धरती को शीतल कर दो, जल से फिर शीतल कर दो। अपने जल से तुम बरसकर, अपने जल के द्वारा इस तपती धरती को, तप्त धरा तपती धरती को शीतल कर दो, जिससे सारे जन शीतलता का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें। कहने का भाव यह है कि नूतन कविता के कवि ऐसी काव्य रचना करें जिससे दिशाहीन समाज को दिशा मिले, अर्थात समाज में सामाजिक क्रांति जन्म ले तथा सभी सुखी हो जाएं। काव्य में, साहित्य में ऐसी शक्ति होती है कि वह समाज में क्रांति ला सकता है। इस कविता में कवि ने बादल के माध्यम से ऐसे कवियों को भी प्रेरित किया है, उत्साहित किया है, ताकि वे ऐसी रचना करें जिससे समाज में उथल पुथल मचे और समाज के निराश लोगों को गति मिले, उनके मन में आशा जन्म ले। पहला प्रश्न, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? बच्चों इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। उत्साह नामक कविता में कवि ने बादलों को पुकारा है, बादलों का आह्वान किया है। वह उनसे, बादलों से ये प्रार्थना करता है, ये विनय करता है कि वे उत्साहित होकर गरजें, और वह क्रांति की अपेक्षा करता है। जब कवि बादलों से गरजने के लिए कहता है तो उसका अर्थ ही यही है, क्योंकि क्रांति करने के लिए
अत्यधिक वेग के साथ बादलों को गरजना पड़ेगा, तभी क्रांति होगी। फुहार, रिमझिम या बरस, केवल मात्र बरसने से तो कोमलता ही जन्म लेती है ना, और उससे कोमल भावनाएं ही जन्म लेंगी। उससे व्यक्ति उत्साहित होकर कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता। इसलिए कवि ने बादलों से फुहार, रिमझिम और बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। अगला प्रश्न, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि ने उत्साह नामक कविता में बादलों से गरजने की इच्छा व्यक्त की है और ऐसी गर्जना की मांग की है जिससे जनमानस में चेतना का संचार हो जाए। निराश लोग गड़गड़ाहट को सुने और वे उत्साहित हो जाएं। कवि यह अपेक्षा करता है कि बादलों की घोर गर्जना से लोग अपनी उदासीनता, अपनी निराशा छोड़ देंगे तथा उत्साहित हो जाएंगे। कवि ने यह भी माना है कि जो नूतन कविता रचने वाले कवि हैं, वे भी उत्साहित होकर ही ऐसी कविता रच सकते हैं जिससे समाज में क्रांति हो जाए। इसीलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है, क्योंकि उत्साह जोश और ओज का प्रतीक है। अगला प्रश्न, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बच्चों, इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। इसको आप बच्चों पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। आप जिसमें मर्जी लिखें। अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें पहला पॉइंट है, बादल को गरजते हुए चित्रित करके कवि ने उसे उत्साह के रूप में, उत्साह के अर्थ में उसका प्रयोग किया है। कवि इस कविता में बादल को नूतन कविता रचने वाले कवियों के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता हुआ भी मानता है। मानव जीवन की पीड़ाओं को दूर करने के लिए, उनके पीड़ित जनमानस को शांत करने के लिए, जो गर्मी से व्याकुल हैं, उनको शांत करने के रूप में भी बादलों का चित्रण किया है, जिससे बादलों का कल्याणकारी रूप सामने आता है। इसके अतिरिक्त कवि ने बादलों को मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर भी संकेत करते हुए माना है। जीवन में नवीनता और परिवर्तन लाने की ओर भी बादलों का प्रयोग करके उस ओर संकेत किया है। अंतिम प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। ध्वन्यात्मक प्रभाव माने ध्वनि जैसा आवाज। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। बच्चों, इसमें आप लिख सकते हैं, घेर घेर घोर गगन। घेर घेर घोर गगन, अब ऐसा लगता है कि शब्द जैसे आप ध्वनि कर रहे हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, ये पंक्तियां भी लिखेंगे। तप्त धरा जल से फिर, और आगे ये भी लिखेंगे, शीतल कर दो बादल गरजो। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको कविता का भावार्थ और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना